हेलो एस्पिरेंट्स कंसाइज जीएस फॉर आईएएस विशेष में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं जो हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं और उसके लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ये घटना चक्र की सीरीज़ है जो बिहार पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अभी तक इसमें हमने 100 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस कर लिए। आज हम लोग 101वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। ये सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 101वें क्वेश्चन से। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज। लोकसभा का नेता कौन होता है? 101वां क्वेश्चन क्या है? लोकसभा का नेता कौन होता है? ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है अनुच्छेद 75(1) के अनुसार। क्या? अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति जो है लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है ये भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है, तो राष्ट्रपति ये ध्यान में रखिएगा। अतः लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के साथ साथ प्रधानमंत्री पूरी लोकसभा का नेता माना जाता है। ये लाइन ध्यान में रखिएगा। बहुमत दल का नेता तो होता ही है, साथ साथ प्रधानमंत्री जो है पूरी लोकसभा का नेता भी माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 102वें नंबर पे। लोकसभा के चुनाव के लिए निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? न्यूनतम आयु सीमा पूछ रहा है एमपी बनने के लिए बेसिकली लोकसभा के। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 25 वर्ष। देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका थोड़ा। अनुच्छेद 84 खा के अनुसार, इसके अनुसार अनुच्छेद 84 खा के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है और राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 30 वर्ष है। और राष्ट्रपति के लिए कितनी है ये आपको पता होगा? 35 वर्ष। ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। और जो नगर पंचायत नगर पालिका उनके लिए कितनी? 21 वर्ष। लोकल सेल गवर्नमेंट के लिए कितनी है? 21 वर्ष। ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। वही राइट आंसर होगा इसका 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? फिर से वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहा है कि संसद में लोकसभा होती है जिसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है और राज्यसभा की 30 वर्ष होती है। तो इसमें संसद में दोनों आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो इसीलिए इसने न्यूनतम आयु पूछी है, तो वही आंसर होगा इसका 25 वर्ष। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा का चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो, कितना मत प्राप्त ना हो वो अपनी जमानत खो देता है? ऑप्शन दिया है वैध मतों का 1/3, वैध मतों का 1/4, और क्या दिया आगे देखते हैं। वैध मतों का 1/5वां हिस्सा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका देख लेते हैं राइट आंसर। उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1/6 भाग होता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है 1/6 भाग। प्रत्याशी वैध मतों का अगर प्राप्त नहीं कर सकता तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। ये कहाँ पे लिखा है सर? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 158 में। ये कहाँ पे मेंशन है? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की 1951 की धारा 158 में क्या मेंशन है कि अगर कोई प्रत्याशी जो है वो वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता तो उम्मीदवार जो है वो जमानत राशि जब्त हो जाती है। जमानत राशि जब्त होने का मतलब ये होता है जब वो लोग अपना नामांकन भरते हैं तो उस समय कुछ जमानत राशि देते हैं, तो उससे क्या होता है, तो वो राशि जब्त हो जाती है। यही कहना चाह रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971, क्या लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है? यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ठीक है, तो ये पूछ रहा है जो 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की राज्यवार सीटों का आवंटन है वो कब तक निर्धारण रहेगा इसका 1971 की जनगणना के आधार पर? ऑप्शन देखते हैं। 2031, 2026, 2021 या 2011। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका है 2026 तक। 2026 तक क्या रहेगा? राज्यवार सीटों का आवंटन जो है 1971 की जनगणना के आधार पर रहेगा लोकसभा की, ठीक है। तो आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन। संविधान के 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा अनुच्छेद 81(3) के परंतु में संशोधन करके सन 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 2026 तक का संशोधित किया गया था। सन 2000 में जो 84वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें क्या था कि पहले ये जो था राज्यवार सीटों का आवंटन ये सन 2000 तक स्थिर था लोकसभा का, फिर उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया? 2026 तक का 1971 की जनगणना के आधार पर, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, वही फिर से रिपीट कर दिया क्वेश्चन 1971 के आधार पर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसकी राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिक है? ये जो भी राज्य दिए हैं नीचे इनमें से किसकी जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिक है? अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन, ऑप्शन बी हिमाचल, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मेघालय या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो देखते हैं इसका राइट आंसर।
हिमाचल प्रदेश जो है उसकी जो राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या है वो इनमें से सर्वाधिक है। ठीक है, देखते हैं एक्सप्लेनेशन। संविधान का भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्यों के विधानमंडल का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम 500 या न्यूनतम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या है उसमें क्या है, अधिकतम 500 हो सकते हैं राज्य में विधायक, और न्यूनतम कितने 60 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। वर्तमान समय में सबसे छोटी विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश किसकी है, पुडुचेरी की है। सबसे छोटी राज्य विधानसभा किसकी है, पुडुचेरी की है। जबकि राज्यों में क्या सिक्किम जो है, राज्यों में सिक्किम की सबसे छोटी है। और इसके साथ ही क्या, सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की, जिसमें 403 विधायक हैं। और उपरोक्त विकल्पों में अरुणाचल प्रदेश में 60 है, मेघालय में 60 है, मणिपुर में 60 है की एक संख्या एक समान है, और हिमाचल प्रदेश में 68 है से अधिक है। ठीक है, अब इस उत्तर में विकल्प भी सही है जैसे हमने ऊपर बता दिया। तो आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड इस बार विधानसभाओं की सीटों की संख्या से रिलेटेड प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेट करके इस बार पूछा गया था क्वेश्चन यूपीएससी में, तो वो क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसको प्राप्त है। यही पूरा आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसको प्राप्त है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है, पहला क्या, अल्पसंख्यक, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, या डी उपराष्ट्रपति। तो इसका वैसे राइट आंसर तो भारत के राष्ट्रपति होगा, लेकिन अब ये क्या, इनका जो मनोनीत करने वाला कार्य था आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में, वो 104वें संविधान संशोधन किससे, 104वां संविधान संशोधन हुआ है उससे ये बंद हो गया। अब ये ना ही राज्यसभा, सॉरी, ना ही राज्यों की विधानसभा में और ना ही लोकसभा में अब कोई आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या एक्सप्लेनेशन दिया। प्रश्नकाल में अनुच्छेद 331 के अनुसार जो आंग्ल भारतीय समुदाय का जो मनोनीत किया जाता था वो अनुच्छेद 331 के अनुसार किया जाता था। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन अब वो 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा अब इसे क्या हो, निष्प्रभावी बना दिया गया। यही दिया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कौन से अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों का आरक्षण का प्रावधान किया गया, तो ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 330, 331, 332 या 333। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 330। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330(1) का के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान है। किसके तहत, अनुच्छेद 303(1) का के तहत लोकसभा में एससी की जातियों का आरक्षण है, रिजर्वेशन है। और 330(1) खाग में असम में स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए, तथा गा में असम के स्वशासी जिलों के अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो बेसिकली जो 330(1) खा और गा है वो अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है, किसमें, लोकसभा में। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। लोकसभा को भंग कौन करता है, देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ राष्ट्रपति द्वारा स्वाविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वाविवेक से, या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वाविवेक से, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन डी क्या है, प्रधानमंत्री की सिफारिश द्वारा पर राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका यही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। जो भी राष्ट्रपति है लगभग काम क्या करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह से करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह मतलब प्रधानमंत्री की सलाह, इसी को मान के चलते हैं। तो देख लेते हैं इसका। और जो भंग करता है लोकसभा का वो यही राष्ट्रपति ही करता है। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद 85(2) खा के अनुसार, किसके तहत, अनुच्छेद 85(2) खा के अनुसार लोकसभा के कार्यकाल को पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसा क्या करता है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यही बताया कि जो ऐसा कार्य जो करता है राष्ट्रपति, वो किसकी सलाह पर करता है, मंत्रिपरिषद की। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। फिर से वही क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं। लोकसभा के कम से कम वर्ष में कितने बार सत्र बुलाए जा सकते हैं, वर्ष में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वर्ष में 2 बार। ठीक है, लोकसभा में जो कम से कम 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं वर्ष में। तो इसमें क्या एक्सप्लेनेशन दिया है। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा की एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी जो सत्र की बैठक है उनके बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जा सकते हैं। मतलब जो पहली बैठक है और जो दूसरी बैठक है उसके जो बीच गैप है वो 6 महीने से अधिक नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, अगर 6 महीने का भी गैप रख लेते हैं तो मिनिमम 2 बार बुलाई जा सकती है। बाकी बुला तो 3 बार भी सकते हैं। वैसे होते क्या, कितने 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीत सत्र। तो ये ध्यान में रखिएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? यहाँ पे ध्यान ये रख लीजिएगा, जिस क्षेत्र में विधायक सबसे ज़्यादा होंगे तो उस क्षेत्र में सांसद की संख्या भी ज़्यादा होगी। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ए बिहार दिया है, बी मध्य प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल या डी उत्तर प्रदेश। तो इनमें उत्तर प्रदेश ही होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे लगभग 403 विधायक हैं और बड़ा क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे सांसदों की संख्या भी अधिक होगी। तो देखते हैं, उत्तर प्रदेश लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है। विकल्प में दिए गए राज्य जो कि लोकसभा में सदस्य इस संख्या इस प्रकार है। बिहार से 40 लोकसभा में जाते हैं, एमपी से 29 सीटें लोकसभा में, और पश्चिम बंगाल से 42 सीटें, और उत्तर प्रदेश से कितनी 80 सीटें लोकसभा में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? प्रतिनिधित्व का लोकसभा में जहाँ पर प्रश्न है, कौन सा राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पर आता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, या ऑप्शन डी बिहार, मध्य प्रदेश। राइट आंसर क्या है इसका? बिहार और महाराष्ट्र। इनमें से क्या है दूसरे तीसरे दर्जे पर? कौन है? बिहार और महाराष्ट्र। प्रश्नकाल के समय 3 नए राज्य नहीं बने। प्रश्नकाल के समय 3 नए राज्य नहीं बने थे। उस समय बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 54 और महाराष्ट्र में क्या थी? 48 थी। वर्ष 2000 में 3 नए राज्यों के गठन के साथ संख्या में परिवर्तन आया। अब इस स्थिति इस प्रकार है, लोकसभा में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश, द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र है, और तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल, चौथे पे मध्य प्रदेश। ये जो प्रश्न बना था ये 1994 का क्वेश्चन है, इसलिए उस समय के हिसाब से क्या था? बिहार और महाराष्ट्र था। लेकिन वर्तमान में क्या है? वर्तमान में महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर होता है, दूसरे और तीसरे स्थान पर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? पहला आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन दिया 1949, 52, 54, 50। तो पहला आम चुनाव हुआ है सन 1952 में, इसको ध्यान में रखिएगा। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 25 अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक। यह चुनाव कुल कितनी सीटों पर? 489 सीटों पर हुआ था, और लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 का हुआ था। और लोकसभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 13 मई 1952 को, यह ध्यान में रखिएगा। और प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 25 अक्टूबर से स्टार्ट होकर फरवरी 1952 तक चले थे। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? जो भारत में राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, उसमें किस आधार पर दिया जाता है? प्रत्येक राज्य के लिए बराबर है, ये प्रत्येक राज्य के लिए बराबर, या उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर, उनके क्षेत्रफल के अनुपात के स्थान में, या उनके राजस्व के अनुपात में स्थान? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है जो भारत में जो भी सीटों का आवंटन होता है वो जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाता है। और जो प्रत्येक राज्य के लिए बराबर है वो कहाँ पे प्रणाली है? ये यूएसए में प्रत्येक राज्य से क्या होता है, दो दो लोग चुन के भेज दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर इनका प्रतिनिधित्व मिलता है। ठीक है, देखते हैं एक्सप्लेनेशन वही दिया है। ये कहाँ पे दिया है? चौथी अनुसूची। इसका निर्धारण कहाँ होता है? चौथी अनुसूची में कर दिया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी इसका जो निर्धारण है वो संविधान की चौथी अनुसूची में किया गया है। बढ़ते हैं आगे। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, आजीवन के लिए। तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा, राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसको कन्फ्यूजन ले लेते हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल जो है वो कभी खत्म नहीं होता है, वो अनिश्चित काल के लिए होता है, विघटित भी नहीं होती क्योंकि वो। तो देखते हैं आगे एक्सप्लेनेशन इसका। राज्यसभा का विघटन नहीं होता, अर्थात ये स्थायी सदन है, वही बताया। इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कि उसके जो प्रत्येक 2 वर्ष पे एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष है। अगर आप एक और चीज़ जानना चाहते हैं, जब पहली राज्यसभा का विघटन हुआ तो उसमें जो 2 वर्ष पर जो इनके सदस्य थे उनको कैसे सेवानिवृत्त किया जाए, इसके लिए क्या किया गया था? इसके लिए लॉटरी निकाली गई थी। इसके लिए क्या, पर्ची सिस्टम के हिसाब से जिनका नाम आया उन लोग को सेवानिवृत्त कर दिया गया था लॉटरी के आधार पर। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा को स्थायी सदन किस लिए कहते हैं? क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा को स्थायी सदन किस कहते हैं? क्योंकि ऑप्शन क्या दिया हुआ है? सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, इसे विघटित नहीं किया जाता, कुल सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, या ऑप्शन डी बी और सी दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसे विघटित नहीं किया जा सकता। ठीक है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को, या ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय को, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसमें क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे विघटित या भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता और ना ही विघटित किया जा सकता है। ठीक है, यही एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने
व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है, यही पूछ रहा है। ऑप्शन ए 10, बी 15, सी 12 और डी 20। तो इसमें क्या राइट आंसर है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। किसमें? विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा में। इसमें विज्ञान में, कला में, साहित्य में और समाज सेवा में। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका थोड़ा। अनुच्छेद 80 के अनुसार क्या है? किसके तहत? अनुच्छेद 80 के तहत। ये ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रपति जो मनोनीत करता है सदस्यों को, वो किसके तहत? अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति क्या है? राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है, जिसमें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो जिनको, उनको क्या करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन क्या दिया है? उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त या प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये क्या है? इसमें राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ये पदेन होता है क्योंकि इसका अलग से चुनाव नहीं होता राज्यसभा के अध्यक्ष का। ठीक है, राज्यसभा का जो सभापति है उसका अलग से चुनाव नहीं होता है, चुनाव उपराष्ट्रपति का होता है। जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष बन जाता है। ठीक है, वहाँ राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, वह जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। अनुच्छेद 89(1) व अनुच्छेद 64 के अनुसार क्या है? वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये क्वेश्चन हम ऊपर 2 बार डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, क्या दिया क्वेश्चन? लोकसभा के स्पीकर निर्वाचन होता है, कैसे होता है? संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा या लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या है? लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। लोकसभा स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। वर्तमान में कौन है? ओम बिरला हैं। तथा उपाध्यक्ष पद एम थम्बी दुरई हैं। उपाध्यक्ष कौन है? एम थम्बी दुरई हैं। 2014 से 2019 के 50 से रिक्त हैं पद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा में वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? इनमें से कोई नहीं, तभी ऊपर बताया एम थम्बी दुरई हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये कब का क्वेश्चन था? ये 1999 का। वर्तमान में अभी इसमें आंसर क्या होगा? कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल होगा। फिर वही क्वेश्चन आ गया 6 महीने का। अभी ऊपर हम पढ़ चुके हैं इसको, तो बार जो क्वेश्चन पढ़ चुके हैं बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वही वर्ष में 2 बार बैठक होगी, 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। किसके तहत? अनुच्छेद 85(1) के तहत। ये भी ऊपर हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? शून्यकाल का अर्थ क्या होता है राजनीतिक शब्दावली में? ज़्यादातर ये जो है संसद से रिलेटेड शब्द है, तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए, वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, निलंबित प्रस्ताव, स्थगन काल या प्रश्न उत्तर का सत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है शून्यकाल, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है राइट आंसर इसका। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। प्रश्नकाल और सभा पटल के पत्र पर रखे जाने के पश्चात किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले समय को लोक परिणाम शून्यकाल दिया जाता है। चूँकि ये क्या है 12 बजे के आसपास शुरू होता है, इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। 12 बजे के आसपास ये चालू होता है। कब होता है? प्रश्नकाल के तुरंत बाद। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। लोकसभा में कथित शून्यकाल के मामले उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्वा 10 बजे से पूर्व जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाना चाहता है, जो भी सदस्य कोई महत्वपूर्ण विषय को अगर सभा में उठाना चाहता है तो 10 बजे से पहले इस महत्वपूर्ण विषय को क्या अध्यक्ष को बता दिया जाता है, सूचना दे दी जाती है। सभा क्या है ऐसे मामले में को उठाने या ना उठाने की अनुमति देना अध्यक्ष पर निर्भर करता है। ठीक है, जरूरी नहीं है अध्यक्ष अनुमति देगी, ऐसा क्या निर्भर किसके ऊपर करता है? अध्यक्ष के ऊपर करता है ऐसे मामले को उठाने ना उठाने की अनुमति देना। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं आता। ये दिए गए प्रश्न में कोई भी विकल्प सही नहीं है। ठीक है, संसदीय प्रक्रिया में जो शून्यकाल है उसको औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं की गई है, ये एक प्रक्रिया है बस। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? विभाजन प्रणाली जो है भारतीय प्रशासन में किससे संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं। ए लेखा परीक्षण से, ऑप्शन बी केंद्र राज्य से, ऑप्शन सी नीति कार्यान्वयन से, ऑप्शन डी अखिल भारतीय सेवाएं या केंद्रीय सेवाओं से। किससे संबंधित है विभाजन प्रणाली? ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी नीति या कार्यान्वयन से संबंधित है क्या विभाजन प्रणाली। देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली क्या है? विभाजन प्रणाली जो है नीति निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित है। इसमें सचिवालय नीति निर्माण करता है, जबकि क्रियान्वयन संबंधी निकायों एजेंसियों द्वारा किया जाता है। जो नीति निर्माण का कार्य है वो कौन कर रहा है? सचिवालय कर रहा है। जो क्रियान्वयन का कार्य है वो कौन कर रहा है? एजेंसियां या निकायों द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिकाओं को नियम और विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? कौन सी संसदीय समिति है जो कार्यपालिका को नियम या विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है।
ऑप्शन है कार्यकारी विधान परिषद समिति, अधीनस्थ विधान परिषद समिति, प्रशासकीय विधान परिषद समिति, प्रत्यायोजित विधान परिषद समिति, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अधीनस्थ विधान पर जो है समिति वो क्या करती है? अधीनस्थ विधान परिषद समिति जो है वो संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसद की अधीनस्थ विधान समिति पर 15 सदस्यों की स्थायी समिति है। संसद की जो अधीनस्थ विधान पर समिति है वो 15 सदस्यों की क्या है? स्थायी समिति है। यह समिति कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधान पर संसद को रिपोर्ट कर देती है। ठीक है, ध्यान रखना ये क्या है, जो अधीनस्थ विधान पर समिति है वो एक स्थायी समिति है, ये ध्यान में रखिएगा। और बाकी जो कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधान पर संसद को रिपोर्ट देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी डैश है, क्या है? राज्य पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी, पंजीकृत पार्टी है, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था उस समय क्या थी? आम आदमी पार्टी क्या थी? राज्य पार्टी थी। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया? आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई है। कौन सी? नेशनल पार्टी का दर्जा मिल चुका है इसको। ठीक है, और जो कुछ पार्टियां उनको नेशनल पार्टी के दर्जे से हटा दिया गया है, जैसे एनसीपी को हटा दिया गया, तृणमूल कांग्रेस को हटा दिया गया जो ममता बनर्जी की पार्टी है, और एक दो पार्टियों को और हटाया गया। ठीक है, तो इनको ध्यान में रख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निर्वाचन आयोग निर्वाचन के प्रयोजन हेतु राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है। उनकी चुनाव निष्पादनता के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल पर मान्यता प्रदान करता है। ये मान्यता कौन प्रदान करता है कि कोई पार्टी राष्ट्रीय होगी या राज्य स्तरीय? ये क्या करता है? निर्वाचन आयोग ये कार्य करता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अन्य दलों को केवल पंजीकृत और गैर मान्यता प्राप्त दल घोषित किया जाता है। ठीक है, पंजीकृत और गैर मान्यता प्राप्त दल घोषित किया जाता है। राज्य स्तरीय दलों को मान्यता प्राप्त करने के लिए अर्हता पूर्ण करना पड़ता है, जो इस प्रकार है। राज्य स्तरीय दल जो है उनको मान्यता के लिए निम्नलिखित अर्हताओं को पूर्ण करना पड़ता है, जो नीचे दी हुई कौन कौन सी अर्हताएं हैं। यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा क्या है? यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया हो, या उसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में दो स्थान प्राप्त किया हो। ठीक है, मतलब 2 सीटें या तो उसको प्राप्त की हो गई हो उस राज्य की विधानसभा में, या 6% मत मिला हो कुल वैध मतों का। नेक्स्ट, दूसरी क्या है इसकी? दूसरी अर्हता क्या देख लेते हैं। दूसरी अर्हता दी है, यदि वह राज्य की लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में उस राज्य में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर लेते हैं। और यदि क्या होता है कि जो लोकसभा का इलेक्शन है उस राज्य में 6% वैध मत प्राप्त कर लेते हैं लोकसभा इलेक्शन में, और एक सीट प्राप्त कर लेते हैं एमपी की। और जो विधायकों की सीट है उसमें क्या 2 सीटें प्राप्त कर लें, और या 6% वैध मतों का प्राप्त कर लें। और तीसरा क्या दिया है? तीसरा अर्हता क्या दी है, यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के कुल स्थानों का कितना 3% या 3 सीटें प्राप्त कर ली हो। यदि 3 सीटें प्राप्त कर लें और 3% वोट प्राप्त कर लें, जो भी ज़्यादा हो, तो इसके तहत उसको राज्य स्तरीय दल का दर्जा अपना मिल जाता है। और क्या चौथी क्या अर्हता है? चौथी अर्हता यह है कि उस राज्य के लिए आवंटित प्रत्येक 25 सीट के अनुपात में कम से कम एक सीट जीती हो, और लोकसभा के चुनाव से संबंधित उस राज्य में विभाजन से कम इतनी सीटें प्राप्त की हों। तो ये अर्हताएँ दी गई हैं, इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। मैंने तो बता दिया, बाकी इसको मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा पीडीएफ को, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। संसद के जो दोनों सदन हैं उनका संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। ऑप्शन क्या दिया है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संयुक्त अधिवेशन जो है वो किस लिए आयोजित होता है? क्या भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए? ऑप्शन बी दिया है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, या एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो निम्नलिखित कूटों में सही उत्तर चुनना है। तो इसमें क्या है, केवल 4 आंसर सही है। बाकी ना तो संयुक्त अधिवेशन जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए हो सकता है, ठीक है, ना ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, ना ही संविधान संशोधन विधेयक पर ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। और जो ज्वाइंट सिटिंग होती है संयुक्त अधिवेशन, इसमें एक चीज़ और ध्यान रख लीजिएगा, इसमें जो निर्णय है वो कैसे लिया जाता है? साधारण बहुमत से निर्णय लिया जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, जो ज्वाइंट सिटिंग होती है इसमें निर्णय जो होता है साधारण बहुमत से लिया जाता है। ठीक है, और अनुच्छेद 108 के अनुसार ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 108 के अनुसार ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीति जो व्यवस्था है इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी संसद, या ऑप्शन डी धर्म। अगर सर्वोच्चता का कोई भी क्वेश्चन है और वहाँ पे संविधान ऑप्शन में दे दिया गया हो तो हमेशा आपको संविधान को ही राइट आंसर क्लिक करना है। अगर कोई थ्योरी टाइप का क्वेश्चन दिया है तो ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। भारतीय राजनीति व्यवस्था जो है इसमें संविधान सर्वोच्च है, यदि राज्य व्यवस्था के स्वरूप उद्देश्य का निर्धारण करता है। यही जो है भारतीय संविधान ही जो है
क्या करता है, राज्य व्यवस्था का स्वरूप का निर्धारण करता है, साथ ही उसके उद्देश्य का भी निर्धारण करता है, एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान भी करता है। तो ये चीज़ें आप फिर से पढ़ लीजिएगा, एक बार और रिवीजन मार लेंगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें एकदम से दिमाग में बैठ जाएंगी, तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिल्ली क्या है? एक राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, स्वायत्त शासित परिषद है, इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली आपको पता ही होगा केंद्र शासित प्रदेश है। कब सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, 97-98 में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है। सिक्किम भारत का क्या है? सिक्किम जो है भारत का राज्य बनाया गया था। कब बनाया गया था, कौन से संशोधन के अंतर्गत है जो सिक्किम जो है राज्य बनाया गया था भारत का? तो ऑप्शन देखते हैं इसमें, 30वां, 32वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन या 42वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर क्या है? 35वां संविधान संशोधन। 35वें संविधान संशोधन से क्या हुआ था, सिक्किम को जो है एक राज्य बना दिया गया था भारतीय। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसमें ये देख लीजिए, 35वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1974 में। इसके बाद सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। और 36वां संविधान संशोधन जो 1975 में हुआ है, कौन सा? 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा क्या हुआ, सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो ठीक है, इसमें ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, कौन से? 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा मिल गया था। और 35वें संशोधन द्वारा क्या हुआ था, इसको एक संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनना संभव है? यदि बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना है तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो अब देखते हैं। राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, राज्यपाल द्वारा आदेश पारित करके, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि संसद ऐसी चीज़ पारित करती है। राज्यों का निर्माण जो है करने का अधिकार है वह अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद को प्राप्त है। अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का बनना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है, ना कि राज्य को ऐसी शक्ति या पावर दी गई है संविधान के अनुसार। ठीक है, और कौन से अनुच्छेद में ये सब चीज़ें दी गई हैं? अनुच्छेद 3 के अनुसार। संविधान समीक्षा आयोग फरवरी सन 2000 में गठित किया गया था। ये क्वेश्चन वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, उस समय करंट का क्वेश्चन होगा तो पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? ऑप्शन देखते हैं। ए 1950 में संसद के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन बी भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन। ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1953 के अधीन। या ऑप्शन डी भारतीय संविधान के द्वारा। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित हुआ है सर्वोच्च न्यायालय। इसे किसी अधिनियम विनियम के द्वारा नहीं लाया गया था। तो हमने साफ साफ अनुच्छेद 124 में लिखा गया है, न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख करता है जो उसमें सब। जब संविधान का प्रारंभ हुआ तब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य रूप से न्यायमूर्ति के अतिरिक्त कितनी थी? 7 थी। कितनी थी? 7 थी उस समय। और फिर क्या हुआ, संसद ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 56 में अधिनियमित करके इसे 10 कर दिया गया। फिर 60 में 13, 77 में 17, 86 में 25, 2008 में 30 और 19 में 33। तो इसको आपको ध्यान केवल क्या रखना है, वर्तमान में कितनी संख्या है? 33 है। मुख्य न्यायमूर्ति को हटा के अगर उनको जोड़ देंगे तो 34, 33 + 1 हो जाएगी। तो वर्तमान में ये ध्यान रखना है, बाकी कितना हुआ ये सब क्या है, बस ये ध्यान रख लीजिए। अनुच्छेद 124 जो है, क्या अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख किया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता, सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता क्या है? ए 24, बी 20, सी 18, डी 9। तो ये 92-93 का है। तो वही पूछ रहा था कितने जजों की संख्या है। तो ये पुराना क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। वर्तमान के ध्यान रखिएगा, वर्तमान में कितनी है? 33 + 1। 2019 में ये संख्या बढ़ा दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, भारतीय जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन दिया है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, डी लोकपाल, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है, ये ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा? 124(2). अनुच्छेद 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कॉलेजियम पद्धति के अनुशंसा पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। जो न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय हो, किसके अनुसार? कॉलेजियम सिस्टम के अनुशंसा पर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 139 नंबर क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? जो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ऑप्शन दिया है इसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या विधि मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर आप सबको पता होगा, संसद ही के पास शक्ति है ऐसी कि इनकी न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकें, या उच्चतम न्यायालय के रिट संबंधी जो है उच्चतम न्यायालय के उसके भी अधिकार क्षेत्र में वृद्धि कर सकता है संसद। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा।
अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। ज्ञातव्य है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या विहित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। एक पॉइंट ये ध्यान में रखिएगा, जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है उसको विहित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। और जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने घटाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है हाईकोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में संसद के पास है उनके न्यायाधीशों की संख्या, सदस्य संख्या को बढ़ाने घटाने की शक्ति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 140वां नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या 70 वर्ष। सेवानिवृत्ति की उम्र पूछ रहा है, तो देखते हैं इसमें राइट आंसर क्या है। 65 वर्ष होगा इसका। 65 वर्ष की आयु तक ये अपनी उम्र सेवा पर बने रह सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, सेवानिवृत्ति की तो उम्र दी है, लेकिन जो क्या है, मिनिमम जो एज है किसी भी व्यक्ति का, अगर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की जो मिनिमम एज है वो कहीं भी दी नहीं है। मिनिमम एज कहीं पे भी नहीं दी है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, मिनिमम एज कहीं पे डिफाइन नहीं की गई है। और जो मैक्सिमम एज है वो 65 वर्ष तक की रह सकते हैं, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत निर्धारित होता है? 124(2) के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष की है। ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख कर दे सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो त्यागपत्र किसको दे सकता है? ऑप्शन दिया है क्या? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री या भारत के महान्यायवादी। ऑप्शन डी कोई नहीं या एक से अधिक। तो त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा ऑफकोर्स। तो बढ़ते हैं, देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र राष्ट्रपति को लिखकर दे सकता है। इसके अतिरिक्त संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। अगर संसद जो है एक प्रस्ताव पारित कर दे विशेष बहुमत से, तो उसके द्वारा बात क्या है, राष्ट्रपति से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। उल्लेखनीय कि भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियाँ, प्रक्रिया एवं न्याय क्षेत्र का उल्लेख है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके अनुच्छेद कौन से? 124 से लेकर 147 तक। और ये अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। अगर संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन कब? जब एक विशेष बहुमत पारित हो सकता है, उसके द्वारा इम्पीचमेंट चला जाएगा, तब उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुडिशियल रिव्यू का अर्थ यह है कि, क्या है जुडिशियल रिव्यू का अर्थ? कि सर्वोच्च न्यायालय डैश, क्या अर्थ है जुडिशियल रिव्यू का? ऑप्शन देखते हैं। को सभी प्रकरणों का अंतिम अधिकार प्राप्त होता है, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, उच्च न्यायालयों द्वारा निर्मित प्रकरणों की समालोचना कर सकता है, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो जुडिशियल रिव्यू का अर्थ क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन का। किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित करने की शक्ति प्राप्त है किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। तो बढ़ते हैं, और जो जुडिशियल रिव्यू है वो क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर का भी हिस्सा है, ये ध्यान में रखिएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशियल रिव्यू है बेसिक स्ट्रक्चर का भी भाग है, ये ध्यान में रखिएगा। ये कभी कभी शायद पूछ सकते हैं, अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन क्या पता पूछ ले कभी कि बेसिक स्ट्रक्चर के भाग कौन कौन है। तो जुडिशियल रिव्यू है, ये भी ध्यान में रखिएगा। बाकी लिस्ट आगे प्रोवाइड करा दूंगा मैं, कौन कौन से भाग जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं संविधान में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य या केंद्रीय कानून को अवैध घोषित कर सकता है यदि केंद्र किसी राज्य के द्वारा बनाए गए कानून संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय उन्हें शून्य घोषित कर सकता है, और न्यायालय की यह अधिकारिता जो है जुडिशियल रिव्यू कहलाती है। अगर कोई ऐसा राज्य या केंद्र जो है कानून बना देती है जिससे क्या होता है, संविधान का उल्लंघन होता है उसके प्रावधानों का किसी, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? जुडिशियल रिव्यू के तहत उस जो कानून है उसको शून्य घोषित कर देगी। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? भारत की जो न्यायिक प्रणाली है वो आधारित किस पर है? ऑप्शन देखते हैं। संविधान पर, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया पर, परंपरा पर, या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। तो भारत की न्यायिक प्रणाली किस पर है? और ऑप्शन डी क्या दिया? उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर यही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देख लेते हैं भारत की न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है। भारत में जो न्यायिक प्रणाली है वो संविधान पर, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर और परंपरा पर आधारित है। तो इसमें क्या क्या एक से अधिक होगा उपयुक्त में से? तो इसमें क्या है? संविधान द्वारा, उचित प्रक्रिया द्वारा, परंपरा द्वारा। तो ठीक है, तो इस पर आधारित है भारत में न्यायिक प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? अरे ये सब आपको पता होगा, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सचिव या राज्यपाल? वही आंसर राइट इसका, राज्यपाल। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, राज्यपाल तो प्रमुख होता है, लेकिन अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 154(1) के अनुसार क्या होता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किसमें? राज्यपाल में, और जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार या स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं इससे पहले। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त होता है। राज्य का जो राज्यपाल है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन दिया, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त होता है। और ठीक है,
किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान का भाग 6 अनुच्छेद कितना 153 से लेकर 167 167 तक राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य का महान्यायाधिवक्ता या महाधिवक्ता होता है। तो राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन होता है ये ध्यान रखिएगा आप। राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन होता है? राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद होती है और एडवोकेट जनरल होता है, सम्मिलित होते हैं, ठीक है। और जो केंद्र की कार्यपालिका होती है उसमें कौन कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, कैग होता है, मंत्रिपरिषद होती है, ये सब होते हैं, ठीक है। जैसे केंद्र की किसमें? कार्यपालिका में, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। डैश राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। राज्यपाल जो है किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? राष्ट्रपति के। इसके अलावा क्या हो, कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र देता हो। इसमें ध्यान क्या क्या रखना है? त्यागपत्र कौन किसको देगा? राज्यपाल राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, और उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो हर चीज़ में राज्यपाल के राष्ट्रपति आपको मिलना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं। संविधान के अनुसार भारतीय, उसके अनुसार राज्यों की विधायिका में कौन कौन सम्मिलित हैं? विधान परिषद, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा, राज्यपाल, या ऑप्शन 4 राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जहां अस्तित्व में हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ भी अस्तित्व में है। विधानसभा जहाँ जहाँ, विधान परिषद जहाँ जहाँ भी अस्तित्व में है वहाँ पे क्या है, ये मिलकर बनेगा, ठीक है, राज्य की विधायिका। तो विधान परिषद कौन कौन से राज्यों में? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर क्या है? केवल 4। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यों की विधायिका में शामिल है, कौन कौन शामिल है राज्यों की विधायिका में? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहाँ भी अस्तित्व में हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का प्रयोग कर रहे थे जो उनके पद में नहीं था। जो राज्यपाल है वो निर्देश दिया विधानसभा के सत्र के आयोजन का, वो कौन से अनुच्छेद में ये निहित है? तो ऑप्शन दिया है क्या? 172, 175, 175(2) या 176। राइट आंसर इसका 175(2) होगा। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा इसका। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 175(2) क्या करता है? उसके अनुसार राज्यपाल राज्य के विधानमंडल को उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश उस राज्य के विधानमंडल के संदेश या सदनों को भेज सकेगा जिस सदन में कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है। वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा। इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा जब मैं PDF अपलोड करूँ, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में राज्य विधान क्या है? भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन होता है? ये सब आपको पता होगा। केंद्र में क्या होता है? राज्यसभा, और राज्यों में विधान पालिका परिषद होती है जिसको विधान परिषद भी कहते हैं। और ऑप्शन यही इसका राइट आंसर होगा, विधान परिषद, जिसमें लिखा है विधान पालिका परिषद। बढ़ते हैं आगे। देखिए जो सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, अब उनको बार बार डिस्कस करने का कोई फायदा तो है नहीं, तो उसमें मैं टिक मार के आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है। तो ये देखते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य की विधान पालिका एक सदनीय या द्विसदनीय होगी। द्विसदनीय विधानमंडल की स्थिति में विधान परिषद उच्च सदन होगा और विधानसभा निम्न सदन होगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? जो राज्य विधान परिषद है उसके सदस्य किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है? स्थानीय निकाय पंचायत के सदस्य, शिक्षक, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी स्नातक, ऑप्शन डी उद्योगपति, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है स्थानीय निकाय पंचायत, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। स्नातक वाले तो चुने जाते हैं, शिक्षक चुने जाते हैं। अब आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 171(3) के प्रावधानों के तहत विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किया गया है। विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किसमें किया है? अनुच्छेद 171(3) में। इसमें 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों से, 1/12 सदस्य जो न्यूनतम 30 वर्षों से स्नातक द्वारा, और 1/12 सदस्य न्यूनतम 3 वर्षों से अध्यापन कर रहे लोग चुनेंगे जो माध्यमिक स्तर से निम्न स्तर तक नहीं होना चाहिए, और 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा तथा शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा नामांकित किए जाते हैं। अतः उद्योगपति श्रेणी से राज्य विधान परिषद के सदस्य जो है नहीं चुने जाते हैं। उद्योगपति श्रेणी से कोई नहीं चुना जाता, या आप ऐसे भी लगा सकते थे क्वेश्चन। तो 150वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य की विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? किसी राज्य की जो विधान परिषद है और उसकी संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है किसके द्वारा? उस राज्य की विधानसभा द्वारा, केंद्रीय संसद द्वारा, राज्यपाल की अनुशंसा पर, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जहाँ तक ये होगा उस राज्य की विधानसभा द्वारा, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा उसका विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है? केंद्रीय संसद द्वारा। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 169(1) के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना या विघटन का अधिकार संसद को है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 169(1) के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद की संरचना या विघटन का अधिकार किसको है? संसद को है। किसके अनुसार? अनुच्छेद 169(1) के अनुसार। संसद ऐसा तब कर सकेगी जब ऐसा प्रस्ताव राज्य विधानसभा में कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित हो, मतलब विशेष बहुमत से पारित होगा, तभी संसद ऐसा कर सकती है राज्य की, ठीक है। और ऐसा प्रस्ताव कहाँ पारित होगा? ऐसा प्रस्ताव जब उस राज्य की विधानसभा ऐसा जब प्रस्ताव पारित कर देगी, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अभी के लिए हम इसमें 150 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, 50 क्वेश्चन के आसपास और बचे हुए हैं, तो वो हम उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और नेक्स्ट आने वाले वीडियो लेक्चर की जो नोटिफिकेशन है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस लेक्चर की जो PDF है वो हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। कौन सा? कंसाइज जीएस फॉर IAS विशेष के टेलीग्राम चैनल पर। और तब तक के लिए चलते हैं, गुड बाय। इसके बाद हम कुछ और वीडियो लेके आएंगे जो अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। तो अभी के लिए इतना ही, गुड बाय, मिलते हैं तब तक के नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।